गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज आपका स्वागत है इंडियन पॉलिटी की क्लास नंबर 5 में। इससे पहले हम इंडियन पॉलिटी की 4 क्लासेस कर चुके हैं। पहली में हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने संविधान को बनाया कैसे। सेकंड में हमने उसके फीचर्स को देखा था और सोर्सेज को देखा था। थर्ड क्लास में हमने शेड्यूल पढ़े थे और अभी फोर्थ क्लास में हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था। ये फिफ्थ क्लास रहने वाली है और शेड्यूल और प्रियम्बल से हम ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कर चुके हैं। यहाँ पे हम अब इंडियन पॉलिटी में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम पार्ट वाइज कवर करेंगे। जैसे पहले हम पार्ट नंबर 1 करेंगे। मैंने बताया था ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे और अभी कितने हैं, 25 पार्ट्स हैं। तो आज हम पहला पार्ट शुरू करेंगे। पहले पार्ट की हेडिंग आपको दिख रही होगी। इसकी हेडिंग मैंने दी है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो हम यूनियन बोलने का मतलब है इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और उसकी टेरिटरी यानी कि उसका राज्य क्षेत्र देखेंगे कि कौन कौन सी टेरिटरी इंडिया का पार्ट है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि पार्ट नंबर 1 में आर्टिकल कौन कौन से आते हैं। तो आर्टिकल की बात अगर हम करेंगे तो 1 से लेके 4 तक जो आर्टिकल हैं वो आपके पार्ट नंबर 1 में आते हैं। 1 से लेके 4 तक आर्टिकल, इसका मतलब है कि 1, 2, 3, 4 ये जो 4 आर्टिकल्स हैं ये किस में आते हैं, पार्ट नंबर 4 फर्स्ट में आते हैं। अब ये जो आर्टिकल है ये आपको नंबर वाइज याद होने चाहिए कि आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, देन 3 एंड 4 में क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 में हमें देखने को मिलेगा नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, यानी कि हमारे यूनियन का नाम एंड उसकी टेरिटरी, उसका राज्य क्षेत्र क्या क्या है, ये हमें आर्टिकल नंबर 1 में देखने को मिलता है। तो पहले हम बात करेंगे नाम की। तो इसमें लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। बोलने का मतलब है इंडिया जो कि भारत है। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जो कि भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। दोनों ही बातों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली चीज़ हमने देखी कि इंडिया का नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंडिया भी लिखा हुआ है और भारत भी लिखा हुआ है। तो इस बात में तो कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए कि ऑफिशियल नाम कौन सा है, इंडिया है या भारत है। ऑफिशियल नाम क्या है, इंडिया और भारत दोनों ही हैं। और जो लाइन लिखी गई है वो लिखी गई है यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट एक चीज़ मैं समझाती हूँ यहाँ पे। एक चीज़ समझना, हमारे यहाँ पे एक होता है ना, हमारे यहाँ पे इन द सेंस कि टाइप ऑफ पॉलिटी अगर हम देखेंगे तो हमने इंडिया को बोला कि ये यूनियन ऑफ स्टेट है, बट एक होता है फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट जो है वो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसको अलग से नोट कर लेना। यूएसए क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है, जबकि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यूएसए जो बना है वो डिफरेंट टाइप की फेडरेशन एक साथ आई, फेडरिंग यूनिट एक साथ आई और उन्होंने मिल के यूएसए का निर्माण किया। फॉर एग्जांपल ये अलग अलग फेडरेशन है, इन्होंने मिल के एक एग्रीमेंट साइन किया। तो जो एग्रीमेंट साइन करके एक यूनियन बना उसको हम बोलते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में माना डिफरेंट स्टेट्स तो हैं, लेकिन वो फेडरेशन के थ्रू नहीं आए हैं, एग्रीमेंट के थ्रू नहीं आए हैं। उन्हें हमने बनाया है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से चलने के लिए। ठीक है, तो याद रखना इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। यहीं पे मैं एक स्टेटमेंट और लिख देती हूँ कि इंडिया जो है, इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। कि इंडिया क्या है, इंडिया इंडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि इंडिया को तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके स्टेट्स को, जो राज्य हैं, उन्हें तोड़ा जा सकता है, जबकि यूएसए ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये 2 चीज़ें हमने समझी हैं। यूएसए क्या होगा, यूएसए इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ऐसे करके होगा। मतलब वो जो स्टेट हैं वो भी नहीं तोड़ सकते हैं, वो एक एग्रीमेंट से आए हुए हैं। सेकेंड चीज़ जो इस फर्स्ट आर्टिकल में लिखी गई है,
हाँ फर्स्ट आर्टिकल में लिखी गई है वो ये है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या क्या है। टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन सी जगह आती है, यानी कि इंडिया की जगह कौन कौन सी है। तो पहला तो इसमें है स्टेट, राज्य, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, वो इंडिया की टेरिटरी है। सेकंड इसमें आती है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, वो इंडिया की टेरिटरी है। स्टेट्स कितने हैं इंडिया में आज की डेट में 28, यूनियन टेरिटरी कितनी है 8, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, तो ये सारी यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है। तो ये तो हिस्सा है इंडिया का। साथ में ही यहाँ पे एक तीसरी चीज लिखी गई है, सच अदर टेरिटरी एज मे बी एक्वायर्ड, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, मतलब ऐसी कोई टेरिटरी, ऐसी कोई जगह जिसको हम फ्यूचर में अगर एक्वायर करते हैं तो वो भी इंडियन यूनियन के अंदर आएगी। तो बहुत ही याद रखने की चीज़ है ये कि स्टेट तो इंडिया की टेरिटरी में आता ही है, यूनियन टेरिटरी जो है वो भी इंडिया का ही भाग है, लेकिन फ्यूचर में अगर हम कोई टेरिटरी एक्वायर करते हैं तो वो भी क्या कहलाएगी, इंडियन टेरिटरी कहलाएगी। ये आपके आर्टिकल नंबर 1 में लिखी गई चीज़ें हैं। तो आर्टिकल 1 एक बार दोबारा से देखते हैं। आर्टिकल नंबर 1 में हमने देखा कि इसमें क्या है, एक सेकेंड, आर्टिकल नंबर 1 में क्या है, नेम एंड टेरिटरी दिया गया है किसका, यूनियन का। यूनियन का नाम यानी कि भारत का नाम, इंडिया और भारत दोनों ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है। और हमने बोला इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, है राज्यों का संघ है, सभी राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं, ठीक है। और हमने साथ में ये पढ़ा कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, जबकि यूएसए आपका फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है। इंडिया क्यों यूनियन ऑफ स्टेट है, क्योंकि हमारे जो स्टेट हैं वो अलग नहीं है, वो इंडिया का ही पार्ट है, इसलिए हमने बोला इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया की टेरिटरी में कौन कौन सी जगह आती है, तो इसमें इसके स्टेट्स आते हैं, देन यूनियन टेरिटरी आती हैं, और ऐसी कोई टेरिटरी जो हम फ्यूचर में एक्वायर करते हैं, तो ये आता है। अभी नेक्स्ट हम चलेंगे आर्टिकल नंबर 2 के लिए। आर्टिकल नंबर 2 हम यहाँ पे देखेंगे, चलो आर्टिकल नंबर 2, क्योंकि टोटल 4 आर्टिकल इस पार्ट में हमने पढ़ने हैं, फर्स्ट वाले पार्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में। सेकेंड आर्टिकल में हम बात करते हैं एडमिशन एंड, ये क्या हो रहा है आज, एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ऑफ न्यू स्टेट। तो हम बोल रहे हैं कि किसी नए स्टेट की एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट यानी कि स्थापना और उसको ऐड करना इंडियन यूनियन में। तो अगर हम कोई भी जगह है, कोई नई जगह एक्वायर करते हैं तो उसकी एडमिशन और उसकी एस्टैब्लिशमेंट अंडर आर्टिकल 2 होगी। और ये जो पावर है, कौन करेगा एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई भी नई जगह अगर नया स्टेट एस्टैब्लिश हम करते हैं तो वो कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा, ठीक है। नया स्टेट बोला गया है, न्यू स्टेट बोला गया है, ध्यान रखना है। वहीं आर्टिकल नंबर 3 भी लगभग सेम है, पर 3 क्या बात करते हैं वो हम देखते हैं। आर्टिकल नंबर 3 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 3 सेकंड में ना इतना ही है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 3 की बात करते हैं तो इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। इसमें भी न्यू स्टेट हो रहे हैं, लेकिन कहाँ से नए स्टेट हो रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरिया, अल्टर करना एरिया को, बाउंड्री को अल्टर करना, ठीक है, बाउंड्रीज को चेंज करना एंड नाम को चेंज करना, और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी कि ऐसे स्टेट जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसे स्टेट जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी
उनको तोड़ के कोई नया स्टेट बनाना, जैसे आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, तो हमने एक नया स्टेट बनाया था तेलंगाना, ठीक है, और आंध्र प्रदेश के एरिया को अल्टर किया गया था, उनकी बाउंड्रीज को चेंज किया गया था, और एक नाम भी तेलंगाना हमने नया रखा गया था। या फिर हम नाम चेंज करने की बात कर सकते हैं, जैसे केरला का नाम केरलम रखा गया है अभी। तो अगर हमने पहले से जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, जो पहले से एग्जिस्टिंग स्टेट है, ध्यान देना, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उनके साथ हम कोई छेड़खानी कर रहे हैं, कोई बदलाव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एरिया को हम इंक्रीज कर सकते हैं, एरिया को हम डिक्रीज कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं, जैसे एक स्टेट के 2 स्टेट बना सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं बाउंड्री, नाम चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं। ये जो करेगा ये किसके पास पावर होगी, क्वेश्चन ये पूछा जाए तो ये होगी पार्लियामेंट के पास। और आर्टिकल कौन सा रिलेट करता है, आर्टिकल नंबर 3 रिलेट करता है एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ, अगर हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हम चलेंगे आर्टिकल नंबर 4। पार्ट नंबर 1 जो है ना वो छोटा है, मैंने कल भी बोला था। जैसे कि हम पार्ट नंबर 3 या 4 करेंगे या 5 करेंगे, 5 सबसे बड़ा है, पर ये पार्ट नंबर 1 जो है ये छोटा है। तो हम नेक्स्ट करेंगे आर्टिकल नंबर 4, क्योंकि इसमें 4 ही आर्टिकल हैं। आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है कि जो बातें आपने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में पढ़ी अभी, वो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। कोई भी लॉ अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बनता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, अगर इनके साथ हम कुछ करते हैं, अरे 3 आर्टिकल 3 में हम कोई बात कर रहे हैं तो इनको क्या होगा, इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मैं लिख देती हूँ शैल नॉट बी कंसीडर्ड a constitutional amendment, a constitutional amendment। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है ना, ये अंडर आर्टिकल 368 में होती है। मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए प्रोविजन प्रावधान लिखे गए हैं वो आर्टिकल नंबर 368 में लिखे गए हैं। तो हम बोल रहे हैं कि आर्टिकल 2 का मतलब है कि हमने कोई नई टेरिटरी एक्वायर करी और उसको हमने नया स्टेट बना दिया, वो काम हुआ। या फिर आर्टिकल 3 में हम बोल रहे हैं जैसे हमने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया था, या जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 नई यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाई थी, ऐसा कोई काम हो रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा, संवैधानिक संशोधन नहीं कहलाएगा। संवैधानिक संशोधन मैं बता चुकी थी कि जब हम संविधान में कोई चेंज करते हैं उसको कहा जाता है। तो भाई ये काम होगा कैसे, ये काम होगा बाय सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% प्लस 1 वोट अगर आता है तो उसको सिंपल मेजॉरिटी कहा जाता है। सिंपल मेजॉरिटी से इन वाले बिल को पास कर दिया जाएगा इन पार्लियामेंट। ये पावर भी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ठीक है। तो अभी हमने पार्ट नंबर 1 में क्या क्या देखा है, हमने देखा है कि कैसे 4 आर्टिकल हैं टोटल, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की हेडिंग है, आर्टिकल 1 से 4 तक है। 1 में नाम और टेरिटरी हमने देखी। 2 में हमने देखा नए कोई स्टेट की एडमिशन या एस्टैब्लिशमेंट करवानी हो। 3rd वाले में हमने देखा कि कोई नया स्टेट लेकिन पहले से एग्जिस्टिंग स्टेट से बनाना है, या उनकी बाउंड्री को अल्टर करना है, या उनके नाम में चेंजेस करने हैं, तो ये दोनों ही पावर पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 4 में हमने बात करी कि 2 और 3 में जो भी हम काम कर रहे हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 368, और ये काम होगा बाय सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में ये काम सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। अब ये तो था जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो वाली बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीग्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट की, ठीक है। ये तो छोटा सा पार्ट है, इसमें तो हो गया काम। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। मतलब आज जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि आज जैसे स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी है, तो क्या ये पहले दिन से ऐसे बन गए थे आज़ाद होने के? तो नहीं, ये जर्नी कैसी रही है, कितनी लंबी रही है, वो हमने देखना है। हम देखेंगे इंटीग्रेशन एंड फॉर्मेशन। चलो जी, हम बात करते हैं जब इंडिया जो था आज़ाद हुआ तो उसमें से टोटल हमारे पास 565 प्रिंसली स्टेट थे। पहले प्रिंसली स्टेट समझते हैं ना, उसके बाद करते हैं। देखो, प्रिंसली स्टेट पता नहीं मैंने पहले समझाया या नहीं, ये माना इंडिया है। इस वाले एरिया में ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल कर रहे हैं, उसको हम ब्रिटिश प्रोविंस बोलते हैं। इसी के साथ माना कोई एरिया है, यहाँ पे ब्रिटिश डायरेक्ट रूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई राजा या कोई रूलर बिठाया हुआ है, लेकिन वो ट्रिब्यूट वगैरह पे करता है ब्रिटिशर्स को। तो जहाँ पे ये रूलर बैठा होगा और कोई राजा बैठा होगा लोकल, उसको हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट हम बात करेंगे आज़ादी के टाइम पे 1947 की बात है। 1947 की बात है, जो प्रिंसली स्टेट थी टोटल कितनी थी? 565 प्रिंसली स्टेट थी। ठीक है, इनमें से अगर हम बात करें 3 प्रिंसली स्टेट को छोड़ के 562 ने तो क्या कर लिया? इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया, एग्री कर दिया कि भाई हम इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इंडिया को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। 3 बची, 3 जो मेजर आपकी प्रिंसली स्टेट थी, उन्होंने फर्स्ट उसमें इंडिया को ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो वो 3 प्रिंसली स्टेट कौन कौन सी थी? एक थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर, इन्होंने मना कर दिया, भाई हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। फिर ये वैसे पहली है। सेकंड यहाँ पे थी हमारे पास जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़, आज लिखा ही नहीं जा रहा, जूनागढ़, इन्होंने भी स्टार्टिंग में मना कर दिया। और तीसरी हमारे पास यहाँ पे थी, जूनागढ़ के बाद थी हैदराबाद, इन्होंने भी स्टार्टिंग में मना किया कि हम इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करेंगे। इंडियन यूनियन या फिर आपका जो भी है, पाकिस्तान में कोई शामिल होना चाहते वो भी अलग ऑप्शन था, लेकिन मैक्सिमम 365 आपकी प्रिंसली स्टेट थी, जिसमें से 565 थी और 563 ने तो इंडिया को ही ज्वाइन किया था। बाकी जो रेस्ट बची थी 3, 562 ने इंडिया को ज्वाइन किया था, 3 बची थी जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, इन्होंने पहले मना किया था लेकिन बाद में ज्वाइन कर लिया था। बाद में कैसे ज्वाइन किया? जैसे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, इन्होंने भी इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया है थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। पाकिस्तान वाली तरफ से अटैक होने की वजह से यहाँ पे जो राजा थे वो हिंदू राजा थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, यानी कि इंडियन यूनियन में शामिल वो हो गए, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जूनागढ़ में। जूनागढ़ में ना हमने रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, मतलब हमने लोगों से वोटिंग करवा ली कि तुम कहाँ शामिल होना चाहते हो, तो रेफरेंडम करवाया, इंडिया यूनियन में शामिल हुए हैं ये सारे। और हैदराबाद की बात करेंगे, हैदराबाद में हमने मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था, मतलब मिलिट्री को भेज के तो मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था, और नाम क्या है इसका? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो इस मिलिट्री ऑपरेशन का नाम है। कब? सितंबर 1948 में ये काम किया गया है, सितंबर 1948 में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो अभी जितनी भी 565 जो आपकी प्रिंसली स्टेट थी वो इंडियन यूनियन में शामिल हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं जब संविधान बन के रेडी हुआ, 1950 की बात करते हैं। ठीक है, 1950 की अगर मैं बात करूं तो 1950 में जो स्ट्रक्चर था वो कैसे था? वो ऐसे था, हमने ना स्टेट्स को जो भी जगह थी उनको पार्ट A, B, C और D में डिवाइड करके रखा था। ये तो सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश पार्ट C का स्टेट था, पार्ट C स्टेट था। ठीक है, तो ये वही है, हमने स्टेट्स को पार्ट A, B, C, D में डिवाइड करके रखा हुआ था, लेकिन बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी कि भाषा के आधार पर, यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाए जाएं। तो उसके लिए डिफरेंट कमेटीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश की गई हैं। तो हम कमेटीज़ देखते हैं जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के लिए बनाई गई थी। मतलब लोग बोल रहे थे कि भाषा के आधार पर जो है राज्य बनाए जाएं, तो ये चेक करने के लिए कि क्या हमें भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, उसके लिए जो कमेटीज़ बनाई गई हैं वो हम कमेटीज़ यहाँ पे देखेंगे। ठीक है,
तो हेडिंग मैं यही दे देती हूँ, कमेटीज़ दे देती हूँ हेडिंग, कमेटीज़ ऑन लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, कि राज्य का पुनर्गठन के लिए कौन सी कमेटी, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई। पहली कमेटी का नाम है आपके पास, पहली कमेटी का नाम है आपके पास धर कमेटी, ये पहली है धर कमेटी। धर कमेटी की बात करें, इसको बनाया गया था 1948 में। 1948 में धर क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था एस.के. धर, तो उन्हीं के नाम पे इस कमेटी का नाम धर कमेटी पड़ा है। इन्होंने क्या रेकमेंड किया, इनकी रिकमेंडेशन अगर हम देखेंगे तो इन्होंने रेकमेंड किया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के हिसाब से बनाने चाहिए, मतलब कि नोट लिंग्विस्टिक फैक्टर, भाषा वाले फैक्टर को नहीं लेके बीच में आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हमें राज्यों को डिवाइड करना चाहिए, मतलब प्रशासन को ढंग से रन करने के लिए उस हिसाब से राज्य बनाने चाहिए, भाषा भूषा के आधार पे नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि यही मानना था कि इंडिया की ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पे धर्म पाए जाते हैं, जातियाँ पाई जाती हैं, भाषा के आधार पर भी अगर हम इंडिया को बांटेंगे तो ऐसे तो सोसाइटी में डिवीज़न बढ़ता जाएगा। तो इन्होंने रिजेक्ट किया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाने के लिए। फिर हम सेकंड कमेटी देखते हैं। सेकंड कमेटी आपकी आती है, उसका नाम है जेबीपी कमेटी। सेकंड कमेटी आती है जेबीपी कमेटी। जेबीपी कमेटी बनी थी, ये भी 1948 में बनी है। जे से मतलब है जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। वी से मतलब है वल्लभ भाई पटेल। इसका ये जो नाम रखा गया ना कमेटी का, इसका रखने का यही है, इन सब के नाम के इनिशियल यूज़ हुए हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू का जे, वल्लभ भाई पटेल का वी, और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया। तो ये तीन लोग थे इस कमेटी के मेंबर, पट्टाभी सीतारमैया। तो इन्हीं के नाम के इनिशियल को लेके इस कमेटी का नाम जेबीपी कमेटी पड़ा है। 1948 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। और इन्होंने क्या दिया, इन्होंने भी जो लिंग्विस्टिक बेसिस के आइडिया को रिजेक्ट किया था, ठीक है। तो मैं वही लिख देती हूँ, रिजेक्ट आइडिया ऑफ फॉर्मिंग स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, रिजेक्ट आइडिया ऑफ फॉर्मिंग स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इस वाली डिमांड को। पर होता क्या है, होता ऐसा है कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता होते हैं, उनका नाम होता है पोटी श्रीरामुलु, और वो क्या बैठ जाते हैं, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। 1952 की ये बात है। जब वो हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं तो लगभग 52 डेज आई थिंक बैठते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ होने की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश फैल जाता है, और फिर पहला स्टेट भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक बेसिस पर इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है। तो 1952 की बात हो रही है, 1952 की बात हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, डेथ होती है, मैं लिख देती हूँ, डेथ ऑफ पोटी श्रीरामुलु, ठीक है, पोटी श्रीरामुलु, ठीक है। कैसे होती है, हंगर स्ट्राइक से, भूख हड़ताल से, हंगर स्ट्राइक से। हंगर स्ट्राइक से इनकी डेथ होने की वजह से तेलुगु स्पीकिंग स्टेट को अलग कर दिया जाता है और बनाया जाता है आंध्रा स्टेट को। तब इसका नाम आंध्रा स्टेट होता है। और ये बना कब आंध्रा स्टेट, ये बना है 1952 में। तेलुगु स्पीकिंग पीपल को तमिल स्पीकिंग पीपल से अलग कर दिया गया था, ये तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं। और 1953 में, इसको ना 53 लिखना, 1953 में ये काम किया गया था, 52 में उनकी डेथ हुई थी। और 1953 में ये जो आंध्रा स्टेट बना है, इसको आंध्र प्रदेश भी लिख देते हैं, ये फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया था, पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया था, ठीक है। तो कौन था पहला, आंध्रा स्टेट था, ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला स्टेट था।
अब जब एक स्टेट बन जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी लोग भी डिमांड करेंगे। तो यस, बाकी लोग भी डिमांड करना शुरू करते हैं और फिर एक नया कमीशन या कमेटी, कुछ भी बोलो, एक नया कमीशन सेटअप किया जाता है, उसको हम बोलते हैं फजल अली कमीशन। ये चेक करने के लिए कि हमें भाषा के आधार पर राज्य बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, तो फजल अली कमीशन को किया जाता है सेटअप। तो फजल अली कमीशन जब अपनी रिपोर्ट जो है देता है, अच्छा पहले इसमें हम देख लेते हैं इसके मेंबर कौन है। तो यहाँ से एक नाम तो आपको दिख रहा है फजल अली, ये चेयरमैन थे इस कमीशन के। इनके अलावा जो दूसरा नाम है वो है KM पानीकर, ठीक है, KM पानीकर। और जो तीसरा नाम है वो है HN कुंजरू। तो ये 3 लोग इस कमीशन के मेंबर्स होते हैं और ये क्या कहते हैं कि ठीक है, भाषा के आधार पर स्टेट बनाओ। इन्होंने पहली रिकमेंडेशन दी कि स्टेट जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बन जाने चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बन जाने चाहिए। लेकिन इन्होंने रिजेक्ट किया थ्योरी को। कौन सी थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट किया? वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी को रिजेक्ट किया इन्होंने। वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी को रिजेक्ट किया कि भाई एक राज्य की एक भाषा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बाकी इन्होंने बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बना देने चाहिए। तो यहीं से इन्हीं की रिकमेंडेशन के बाद आता है आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इन्हीं के रिकमेंडेशन के बाद कौन सा आएगा? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कब आया है? 1956 में आया है। ईयर याद रखना है, पूछा जाता है। इसमें क्या किया गया? ये एक्ट पास हुआ फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन पे और पहली बार वो जो 4 फोल्ड स्ट्रक्चर था, पार्ट ए, पार्ट बी, सी, डी करके, उसको हटा करके 14 स्टेट को क्रिएट किया गया प्लस 6 यूनियन टेरिटरी को क्रिएट किया गया। और डेट याद रखना, ये काम हुआ है 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे आंध्र प्रदेश और ये सब बने, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे आपका यूनियन टेरिटरी बना था, ठीक है। तो ये आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी को हमने यहाँ पे बनाया था। अब आपने जो याद रखना है, ये कौन कौन से 14 स्टेट बने थे ये याद नहीं रखना है। आपने याद रखना है जैसे करंट अफेयर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है, जैसे ही आपका ये आता है 25 जनवरी आता है, तो हम देखते हैं 25 जनवरी 1971 को हिमाचल स्टेट बना था। वैसे वैसे आपने देखने हैं कि कौन सा वाला स्टेट कब बना था, ठीक है। वो करंट अफेयर के साथ लिंक करके काम होता है। तो अब इसका एक और पोर्शन बचता है, लेकिन क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो रही है तो वो पोर्शन मैं कल की क्लास में करवाऊंगी। प्लस कल की क्लास में हम सेकंड पार्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं। आई होप ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो एक बार दोबारा क्लास रिपीट कर सकते हैं या फिर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।